देखिए, आप सभी को पुनः इस आर्बिट्रेशन कंसिडरेशन एक्ट 1996 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 जो आपको LLB पंचम सेमेस्टर एवं BLLB नौवां सेमेस्टर का पेपर है। LLB पंचम सेमेस्टर BLLB नौवां सेमेस्टर में जो पेपर है वो है मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम। इसको कहते हैं मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम तथा इसको कहते हैं और कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन अनुकल्पित विवाद समाधान पद्धति। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं मध्यस्थ क्या है, मध्यस्थम पंचाट क्या है, मध्यस्थम पंचाट के पास करने के तरीके क्या हैं, मध्यस्थ पंचाट का आवश्यक तत्व क्या है, मध्यस्थम अधिकरण का गठन, ये आदि सभी चीज़ें जो है इस एक्ट के द्वारा, इस कानून के द्वारा, इस विधि के द्वारा भारतीय व्यवस्था में इसको समाहित किया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम जो बना 1996। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी विधि व्यवस्था को, किसी भी विधि व्यवस्था में या सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों के संबंध में विवादों को निस्तारित करने, विवादों को समझाने का जो तरीका रहा वो मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत किया जाता रहा। इस तरह से देखते हैं हम कि मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम का जो मुख्य प्रावधान है उस प्रावधान के तहत जो है यह मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1940 की धारा 2 में मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम की बात बताई गई थी, जिसके अंतर्गत देखा गया कि इस कानून में वर्तमान विधि व्यवस्था के अंतर्गत तमाम तरह की जो है कमियां पाई। उन कमियों को दूर करते हुए भारतीय संसद ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 बनाया। उस अधिनियम के तहत किसी विवाद को आपसी समझौते द्वारा, वार्तालाप द्वारा, सुलह प्राविधान द्वारा समझाने की जो पद्धति बनाई गई वो मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम बनाया गया। इस तरह से हम देखते हैं मध्यस्थ सुलह अधिनियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि मध्यस्थ पंचाट क्या है। आज हम बताते हैं आपको कि मध्यस्थ पंचाट क्या है। मध्यस्थ पंचाट से तात्पर्य है, मध्यस्थ पंचाट से तात्पर्य है कि कोई मध्यस्थ पंचाट के अंतर्गत हम देखते हैं कि मध्यस्थ पंचाट के अंतर्गत देखते हैं मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1940 की धारा 2 के अंतर्गत एक ऐसा अति संक्षिप्त एवं अस्पष्ट उपबंध जिसके अंतर्गत किसी भी मामले को मतभेद को निपटाने के लिए जो पद्धति बनाई गई मध्यस्थ पंचाट था। मध्यस्थ पंचाट एक न्यायिक प्रक्रिया का विनिश्चयन है जो एक न्यायिक अधिकरण द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता साक्ष्य विधि के द्वारा के जटिल प्रक्रिया से मुक्त होकर एक अनुसरण में दिया हुआ करार है, जो मध्यस्थ करार के द्वारा पक्षकारों को मामले को निस्तारित करके अंतिम निर्णय पर पहुंचने का एक व्यवस्था है। अर्थात मध्यस्थ पंचाट क्या है? मध्यस्थ पंचाट से तात्पर्य है कि मध्यस्थ पंचाट एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसका विनिश्चय किसी मामले को सिविल प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य विधि के अतिरिक्त अन्य मामले से निस्तारित करके मामले को निपटाने की के बाद जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो मध्यस्थ पंचाट है। मध्यस्थ पंचाट से तात्पर्य एक न्याय निर्णय है। मध्यस्थ पंचाट एक न्याय निर्णय है, ऐसे हम कह सकते हैं। मध्यस्थ पंचाट न्यायालय से इतर मध्यस्थों द्वारा किसी मामले को निस्तारण का अंतिम निष्कर्ष मध्यस्थ पंचाट कहा जाता है। फिर से सुनिए, मध्यस्थ पंचाट से तात्पर्य है कि किसी मामले का न्यायिक प्रक्रिया से इतर, अर्थात मामले को निस्तारण करने के लिए सिविल मामले को निस्तारण करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये 1872 में जटिल
बिंदुओं के अतिरिक्त एक समझौते के तहत किसी मामले को निस्तारित करके अंतिम निर्णय पर पहुंचने की जो पद्धति है तो मध्यस्थ पंचाट है। मध्यस्थ पंचाट के आवश्यक तत्व हम देखते हैं। मध्यस्थ पंचाट किसे कहते हैं, कौन सा पंचाट मध्यस्थ पंचाट होगा, इसके निम्नलिखित 5 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। मध्यस्थ पंचाट के तत्व, आवश्यक तत्व, पहला है मध्यस्थ पंचाट में किसी पंचाट में मध्यस्थ के लिए संविदा अथवा करार का होना आवश्यक है। मध्यस्थ पंचाट हमसे कहते हैं कि किसी करार में, किसी मध्यस्थ में, आर्बिट्रेटर में, किसी मध्यस्थ में किसी समझौते का होने के लिए कोई संविदा हो अथवा संविदा के परिणाम स्वरूप करार किया गया, वो मध्यस्थ पंचाट कहा जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि मध्यस्थ की विषय वस्तु, विवाद की विषय वस्तु, कोई विवाद है उसकी सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब डिस्प्यूटेड मैटर, सब्जेक्टेड मैटर, विवादित मैटर, विवादित वस्तु, ये क्या है, ये मध्यस्थ पंचाट के अंतर्गत आता है। विवाद का संदर्भ, कोई विवाद है तो उसका क्या संदर्भ होगा, कोई विवाद है तो उसका संदर्भ क्या है, ये मध्यस्थ पंचाट के अंतर्गत, संदर्भ मतलब रिफरेंस, कोई विवाद है उसका क्या रिफरेंस है, क्या संदर्भ है, ये मध्यस्थ पंचाट के अंतर्गत आता है। और इसके बाद हम देखते हैं मध्यस्थ या मध्यस्थ अधिकरण। किसी मध्यस्थ पंचाट का आवश्यक तत्व मध्यस्थ या मध्यस्थ अधिकरण होता है। इस प्रकार से मध्यस्थ पंचाट के 5 आवश्यक तत्व बताए गए हैं, जो मध्यस्थता में उसूल अधिनियम 1996 की धारा 31 के अंतर्गत इन बातों का उल्लेख किया गया है। मध्यस्थ उसूल अधिनियम 1996 धारा 31 में मध्यस्थ पंचाट के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं किसी मध्यस्थ पंचाट को अपास करने के क्या तरीका है। कोई मध्यस्थ किसी आर्बिट्रेटर द्वारा किसी पार्टी को किसी व्यवस्था के अंतर्गत कोई समझौता हुआ हो, कोई सुलह हुआ हो या किसी मामले का निष्कर्ष निकाला गया हो, तो वह मामला पक्षकारों पर कब प्रभावित नहीं होगा, अर्थात वह मामला मध्यस्थ पंचाट के माध्यम से कब अपास किया जाता है। अपास करने से तात्पर्य है कब उसको जो है कि निरस्त किया जाएगा। निरस्त करने का तरीका क्या होगा कि कोई मध्यस्थ पंचाट, कोई निर्णय, हम ऐसे कह सकते हैं किसी मध्यस्थ का निर्णय किसी मामले पर किसी मध्यस्थ के निर्णय को कब समाप्त किया जाएगा। मध्यस्थता एवं उसूल अधिनियम 1996 की धारा 34(2) में मध्यस्थ एवं मध्यस्थ के द्वारा किए गए निर्णय को कब निरस्त किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह बताया गया है पहला इसका कोई मध्यस्थ पंचाट कब निरस्त किया जाएगा, कब वो अमान्य हो जाएगा, कब अपास्त हो जाएगा, कब अपास्त किया जाएगा। पहला है कि पक्षकारों की अक्षमता, जो उसमें मध्यस्थम में किसी मामले को आर्बिट्रेटर के माध्यम से जब निर्णित किया गया तो पक्षकार के कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इनकॉम्पिटेंट न हो। अगर यदि पक्षकार इनकॉम्पिटेंट हो, अक्षम है, तो निर्णय देने के बाद भी वह शून्य घोषित कर दिया जाएगा, मध्यस्थ पंचाट अपास कर दिया जाएगा। कब? जब वह निर्णय देने में अक्षम हो, मतलब पक्षकार अक्षम हो। यह मध्यस्थता एवं उसूल अधिनियम 1996 की धारा 9 के अंतर्गत यदि पक्षकार अक्षम रहते हैं तो मध्यस्थ एवं उसूल अधिनियम 1996 की धारा 9 के अंतर्गत मतलब गार्जियन को नियुक्त करने की व्यवस्था है। संरक्षक को नियुक्त करके किसी मामले को निस्तारित किया जाएगा। जैसे मध्यस्थ की उम्र पक्षकार की उम्र यदि किसी समझौते को, करार को करने में अक्षम है, जैसा कि हम देखते हैं भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत वैध संविदा का आवश्यक तत्व क्या है। अगर वैध संविदा के लिए पक्षकारों की सहमति, स्वतंत्र सहमति, उम्र आदि सुरक्षित, ये सारी बातें, मतलब भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 की शर्तों का पालन करने वाला व्यक्ति ही सक्षम मध्यस्थ माना जाएगा, मध्यस्थ के लिए सक्षम पक्षकार माना जाएगा। अन्यथा अगर धारा 10 की शर्तों को नहीं
फॉलो करता है, दर्ज की शर्तों के विपरीत है, तो वह कोई पक्षकार है जिसके पक्ष में या विपक्ष में कोई मध्यस्थ पंचाट दिया गया है, निर्णय दिया गया है, तो वह शून्य घोषित कर दिया जाएगा, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक ना। इसके बाद दूसरा है मध्यस्थ करार की अवैधता। उसको खोल लीजिए, मध्यस्थ करार की अवैधता, दरवाजा खोल के उधर से सामान पहुंचा दीजिए। मध्यस्थ करार की अवैधता, इस के तहत हम देखते हैं कि मध्यस्थ पंचाट के अंतर्गत कोई भी पक्षकार करार, हाँ ठीक है, अब सही है, अब जिसके अंतर्गत मध्यस्थ पंचाट को अपास्त करने की व्यवस्था बताई गई है। तीसरा है मध्यस्थ की नियुक्ति के माध्यम से प्रक्रिया की सूचना पक्षकारों को दिया जाना आवश्यक है। रामदीन बोल दीजिए, दर्ज ले जाए समझ। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि यदि पंचाट के संदर्भ की सीमा बाहर की है, कोई पंचाट है, कोई मध्यस्थ है, उसकी समय सीमा बाहर हो गई है, समय सीमा उसकी जो है कि समाप्त हो गई है, तो उसके संदर्भ में मध्यस्थ पंचाट को अपास्त किया जाता है। अर्थात जो लिमिट्स बनाई गई है किसी मध्यस्थ के माध्यम से किसी पंचाट को फैसला देने के लिए जो लिमिट बताई गई, लिमिट के अगर विपरीत है तो वह अपास्त घोषित कर दिया जाएगा। अगला हम देखते हैं कि मध्यस्थ या मध्यस्थम अधिकरण के सदस्यों की निष्पक्षता या स्वतंत्रता का अभाव। यदि किसी मध्यस्थ पंचाट के अंतर्गत किसी समझौते के तहत कोई भी उसके जो पक्षकार हैं वह उसके सदस्य जो हैं कि निष्पक्ष न हो या स्वतंत्रता का अभाव हो, स्वतंत्रता के अभाव और निष्पक्षता के अभाव में किसी पंचाट का निर्णय दिया गया है, तो वह मध्यस्थ पंचाट अपास्त घोषित कर दिया जाएगा, जिसको मध्यस्थता में हम सुलह अधिनियम 1996 की धारा 32 की धारा 2 में उपबंधित किया गया है। परंतु यह उपबंध जो है हम देखते हैं मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1932 की धारा 34 में अपास्त करने के लिए आवेदन पत्र देने की दे या न दे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु इस अधिनियम की धारा 12(3) में निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को चुनौती देने संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी मध्यस्थ पंचायत को निर्णय को समाप्त करने के लिए यदि पक्षकार किसी न किसी रूप में वो बायसपूर्ण हो तो उस मध्यस्थ पंचायत को समाप्त किया जा सकता है, शून्य घोषित किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पंचायत को देखने के लिए त्रुटि का अभाव। पंचायत कोई है उसको देखने के त्रुटि का अभाव है, तभी मध्यस्थ पंचायत को हम समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से मध्यस्थ अधिकरण का गठन के बारे में हम चर्चा करते हैं। मध्यस्थ अधिकरण का गठन किसी मध्यस्थ अधिकरण का गठन हम देखते हैं मध्यस्थता अधिनियम सुलह अधिनियम 1996 की धारा 12 के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें ये उपबंध बताया गया है कि वह किसी करार के द्वारा किसी प्रक्रिया को वैधानिक रूप से फॉलो करने के लिए जो साक्ष्य अधिनियम तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता में उपबंधित प्रावधान के तहत ही किसी मध्यस्थ पंचायत के गठन की व्यवस्था बताई गई है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 16(1) में मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 धारा 16 में गठन के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। पहला है मध्यस्थ अधिकरण द्वारा यह निश्चित किया गया है कि संविदा के अधीन किसी संविदा को अवैध घोषित न किया गया हो। अर्थात मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की जो शर्त है वह किसी संविदा की वैधानिकता को प्रभावित करती है। दूसरा हम देखते हैं मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत करार द्वारा सहमत या विहित प्रक्रिया का मध्यस्थ अधिकरण का पालन न किया गया हो। इस तरह से मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के गठन संबंधी प्रावधान हम देखते हैं कि धारा 16 में उपबंधित किया गया है मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम। अब हम अगले दिन आपको मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम
में के अंतर्गत हम देखते हैं वैकल्पिक विवादान समाधान पद्धति क्या है। वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति यह न्यायालय से इतर, न्यायालय से भिन्न किसी मामले को पक्षकारों की सहमति से, समझौते द्वारा, पक्षकारों की सहमति से, आपसी वार्तालाप द्वारा, समझौते द्वारा और इसके बाद मध्यस्थ के माध्यम से, मेंडोला के माध्यम से, लघु वितरण के माध्यम से, आदि आदि माध्यम से सुलह समझौते का हम जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसको हम देखते हैं। इस तरह से 6 तरीके बताए गए हैं मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत वैकल्पिक विवाद को समाधान समझौते के द्वारा समाप्त करने की जो प्रक्रिया बताई गई है वो 6 तरीके की बताई गई है। अब आपको अगले दिन हम वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के बारे में कल चर्चा किया जाएगा। थैंक यू।